हेलो प्यारे साथियों, दिस इज़ शुभम जादौन और आपका एक ऐसी वीडियो में अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के या स्टेट गवर्नमेंट के भी एम्प्लॉय हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। क्योंकि भैया बिना सैलरी के तो बिना सैलरी के तो कोई चीज़ फ़ायदा नहीं मिलने वाला। तो यहाँ पर आप सैलरी के बारे में आपको पता होना बहुत ज़रूरी है कि किस पेंशन सैलरी के बाद भी, रिटायरमेंट के बाद भी आपको किस जगह पर ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। तो क्या इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो हमारा नेशनल पेंशन स्कीम था जो कि 2004 से चला आ रहा है, जिसको न्यू पेंशन स्कीम भी बोलते हैं, एनपीएस, क्या वो ख़त्म हो गया है? ये यूपीएस क्या है जो अभी अभी 24 अगस्त को लागू किया गया है, आया है मतलब मीटिंग के बाद प्रधानमंत्री जी के द्वारा, है ना। तो क्या अब ये जो ओपीएस था, जो ओल्ड पेंशन सिस्टम था, वो रिटर्न हो चुका है? क्या उसी जैसी अब पेंशन स्कीम आ गई है? ये सारी चीज़ें देखेंगे, कंपैरिजन देखेंगे यहाँ पर कि यूपीएस, एनपीएस और ओपीएस क्या है, इनमें क्या क्या डिफरेंस है और कौन सा बेटर है। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट वालों को तो देखो फ़ायदा मिलने ही वाला है क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट का डिसीजन है। स्टेट गवर्नमेंट वालों को भी कुछ फ़ायदा मिलने वाला है और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो ओवरऑल इस वीडियो का मकसद ये है कि यहाँ पर आपको पैसा ही पैसा होने वाला है। तो देख लेते हैं फटाफट से इसका ओवरव्यू देखें। तो जो ओपीएस है, आपको पता है कि 2004 में इसको एंड कर दिया था पीएम अटल बिहारी वाजपेयी ने, और लेकर आए थे वो एनपीएस, जिसको न्यू पेंशन स्कीम या फिर नेशनल पेंशन स्कीम बोलते हैं, जिसको इम्प्लीमेंट किया था जो भी 2004 1 जनवरी 2004 के बाद जो भी ज्वाइन करे थे उन पर एनपीएस लागू होता है। तो इतने सालों से, लगभग 20 साल से ये बंद ही है ओपीएस जो है। तो अभी इसको एक नया सिस्टम लेकर आए हैं जो कि ना एनपीएस है ना ओपीएस है, ये है यूपीएस, यूनिफाइड पेंशन स्कीम। तो इसी चीज़ को हम देखने वाले हैं कि ये आखिर है क्या। इसको फिलहाल अप्रूव कर दिया गया है 24 अगस्त को 8:33 पर। पीएम मोदी जी ने इसको चेयर करा था और डिसीजन पूरी तरीके से आ गया कि यहाँ का क्या क्या क्राइटेरिया और फीचर्स रहने वाले हैं। तो फटाफट से उसी चीज़ के फीचर्स देख लेते हैं कि ये इसके फीचर्स क्या हैं यूपीएस के जो भी लागू हो गया। तो देखिए, ये पहला फीचर्स तो बहुत इंपॉर्टेंट फीचर जो कि ओपीएस से उठाया गया है। देखिए, ये यूनिफाइड है ना, इट इज़ द मिक्सचर ऑफ एनपीएस एंड ओपीएस एक तरीके से देखा जाए तो कैसे है ये मिक्सचर, क्या क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, क्या किस किस से बेटर है, किससे बेकार है, सारी चीज़ें देख लेते हैं। देखिए, 50% आपको पता है कि रिटायरमेंट के बाद 50% आपको ओपीएस में पेंशन मिलती थी, जो ओल्ड पेंशन सिस्टम था 2004 से पहले वाला। अब यहाँ पर क्या किया जाएगा कि आपको 50% मिलेगा अब इस यूपीएस में, जो एनपीएस था जो कि अभी चल रहा है उसमें नहीं मिलता था, लेकिन अब मिलेगा। शर्तें हैं कुछ। देखिए, जो जैसे मान लीजिए 60 पर आपका रिटायरमेंट हो रहा है और आप 59 के हैं, तो 59 से 60 के बीच में जो आप 1 साल तक आपका जो बेसिक पे रहने वाला है उसको एवरेज लिया जाएगा। मान लीजिए आपका वो एवरेज 1 साल का 1 लाख रुपया बेसिक पे निकल कर आया, 1 लाख रुपया, तो उसका 50% आपको मिलने वाला है, यानी कि 50,000 रुपये आपके हर महीने पेंशन आने वाली है आपके घर पर, जो कि सेम ओपीएस में होता था। अब यहाँ पर एक कंडीशन है जो कि ओपीएस में नहीं थी, कि आपकी जो सर्विस है वो कम से कम 25 साल की होनी चाहिए, सरकार में आपने इतनी सेवा दे देनी चाहिए, तब आपको ये मिलेगा। ठीक है, और इतनी कम से कम इतनी ये लिमिट है, और 10 साल की भी अगर आपकी सर्विस है तब भी आपको एक एस्योर्ड पेंशन मिलने वाली है। लेकिन वही है कि एक प्रपोजन में मिलेगी, यानी कि चेंज होता रहेगा। 50% मिलेगी आपको अगर आपने 25 साल सेवा दी है, ऐसी 15-20 साल सेवा दी है तो वो 40 और ऐसे घटता जाएगा। अगर आपने सिर्फ 10 साल सेवा दी है तो वो शायद 30% या 35, ऐसे करके एक प्रपोर्शन में घटता चला जाएगा। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई। ये 50% ओपीएस का मिक्सचर है, लेकिन यहाँ पर कंडीशन लगा दी गई है जो कि ओपीएस में नहीं था। इसलिए इस बेसिस पर मैं बोल सकता हूँ कि ये एनपीएस से बेटर है, लेकिन ओपीएस से थोड़ी सी अभी भी जो 25 साल से कम सेवाएं देंगे सरकार में उनके लिए ये उतनी अच्छी नहीं रही। ठीक है, दूसरी चीज़ अगर आप यूपीएस का फीचर देखेंगे तो एस्योर्ड फैमिली पेंशन भी यहाँ पर मिलने वाली है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका 60% ऑफ पेंशन मिलने वाला है। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपका बेसिक 1 साल का 1 लाख था एवरेज, ठीक है, तो आपको 50,000 मिलने वाला है। अब अगर आप एक्सपायर हो जाते हैं, पेंशन मिल रही है लेकिन आप रिटायरमेंट के बाद एक्सपायर हो गए, ठीक है, या कैसे भी आप एक्सपायर हो जाते हैं, तो जो आपको पेंशन मिल रही है 50,000, उसका 60% आपकी फैमिली को, यानी कि लगभग 30,000 रुपया। 1 लाख रुपया जो मैंने ये कैलकुलेशन करना इजी रहेगा इसलिए ले लिया, ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि 1 लाख ही मिले। कुछ अच्छी अच्छी पोस्ट होती हैं भारत नवरत्न टाइप की, उनमें 2 लाख भी आपकी बेसिक सैलरी हो सकती है। तो इस तरीके का है। 1 लाख है तो 50,000 आपकी पेंशन आ रही है, आप एक्सपायर हो गए तो आपकी फैमिली को एक एस्योर्ड पेंशन मिलेगी 60%, जो कि 30,000 के करीब पड़ेगी। इस तरीके से है, तो फैमिली को भी एस्योर्ड किया गया है। यहाँ पर अदर फीचर देखें तो एक एस्योर्ड मिनिमम पेंशन भी है। मान लीजिए आपका बेसिक एवरेज लगा लगू कर आ रहा है 8,000-9,000 रुपया, मतलब आपकी जो 18,000 बेसिक पे आ रहा है, जब आपने रिटायर किया तब 18,000 आ रहा है, तो आपको तो 50% अगर मिल रहा है, अगर आपने
25 साल सेवा करी है तो आपको तो 9,000 ही मिलेगा, है ना। तो ऐसा नहीं है, 9,000 नहीं मिलेगा आपको। एश्योर्ड पेंशन है कि 10,000 तो आपको कम से कम मिलना ही मिलना है, इससे कम नहीं मिलेगा। ये सारी चीज़ें एनपीएस में नहीं थी, ओपीएस में डाली गई हैं कि यूपीएस में डाली गई हैं। तो इतना तो आपको 10,000 तो मिलना ही है। शर्त यह है कि 10,000 लेने के लिए आपको मिनिमम 10 साल की सरकार में सर्विस देनी ही पड़ेगी। अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ रखी गई है कि इन्फ्लेशन इंडेक्सेशन भी किया गया है ना। इन सब चीज़ों पर निकाला जाएगा एश्योर्ड पेंशन, एश्योर्ड फैमिली पेंशन और एश्योर्ड मिनिमम पेंशन। इन सब चीज़ों को देखकर महंगाई सूचकांक के अकॉर्डिंग भी आपकी चीज़ें करी जाएंगी। जो डियरनेस अलाउंस की तरह होता है उसकी तरह यहाँ पर डियरनेस रिलीफ के बेसिस पर आपका ये सिस्टम काम करेगा। जैसे मान लीजिए आपको 50,000 पेंशन बन रहा है हर महीने का, अगर आप 25 साल से ज़्यादा या 25 साल सर्विस देते हैं तो 50,000 रुपया मिल रहा है आपका। अब महंगाई बढ़ रही है ना, आप बहुत समय के बाद रिटायर होंगे, 20-30 साल के बाद रिटायर होंगे, तो उस टाइम तक 50,000 रुपये में शायद एक महीने का खर्चा ना चले। तो आपका उस चीज़ महंगाई भत्ते का भी ख्याल रखा जाएगा। आपके 52,000, 55,000, 60,000, 65,000 ऐसे वो पेंशन भी बढ़ेगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भी देखी गई हैं इसमें। और जो ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है उनके थ्रू इंडस्ट्रियल वर्कर को पेंशन दी जाएगी। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा आपको ग्रेच्युटी है उसके सेवानिवृत्त होने पर आपको एक मुफ्त भुगतान भी मिलेगा जो कि एनपीएस में होता था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और यहाँ पर जो भी होगा वो चीज़ ये देखी जाएगी कि जो सुनिश्चित पेंशन है उससे कम ना आपको मिले। तो एक जो सुनिश्चित कर दी गई है उतना तो आपको मिलने ही वाला है। अब फटाफट से हम कंपैरेटिवली ही इस सारी चीज़ों को देखें और कंपैरिजन अगर हम देखें तो एक ये है कि आपको यूपीएस की अगर मैं बात करूं यूपीएस की, ठीक है, तो 10% आपको पे करना पड़ेगा आपकी सैलरी का, बेसिक का कटवाना पड़ेगा, जो कि एनपीएस में होता है। तो इट इज़ एग्जैक्टली सेम एज दी एनपीएस में इनिशियली 10% ही कटता था, अब धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते वो 14% सैलरी से कटने लगा है, ठीक है। तो ये डिफरेंस आप देख सकते हैं कि यूपीएस में आपका 10% कटेगा और जो ओपीएस था उसमें ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं था कि आपकी बेसिक सैलरी से 10% या 14% कटेगा। तो ये ओपीएस में नहीं था, एनपीएस में था 10 जो कि बढ़ाकर 14 कर दिया गया। अभी ये यूपीएस में भी यही सिस्टम है कि आपकी बेसिक सैलरी का 10% कटने वाला है, ठीक है। और आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर आपको 50% आपकी, अगर आप 25 साल की सेवा देते हो 50% आपको पेंशन मिलने भी वाली है, ठीक है। ये वाली सिस्टम एश्योर्ड पेंशन जिसको बोलते हैं कि 50% मिलेगा ही मिलेगा, वो 50% वाला सिस्टम फिक्स नहीं था एनपीएस में। और ओपीएस में तो भैया बिल्कुल था, है ना। उसमें कुछ भी नहीं देखते थे आपकी 25 साल की सेवा है या नहीं है, आपका 1 साल का एवरेज वगैरह कुछ नहीं देखते थे, आपको 50% देना ही देना होता था ओपीएस में। तो आप ये कंपैरेटिवली सारी चीज़ों को देख सकते हैं। इसके अलावा एडवांटेजेस क्या रहने वाले हैं सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को, देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट के तो मज़े ही मज़े हैं, है ना। सेंट्रल गवर्नमेंट ने ही लागू करा है तो उनको तो फ़ायदा मिलने ही वाला है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट का भी इसमें फ़ायदा मिलने वाला है। कैसे मिलने वाला है वही सारी चीज़ें देख लेते हैं। देखिए अदर फैक्टर्स में आएंगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ कैन चूज़ बिटवीन एनपीएस एंड यूपीएस। तो आपको छूट भी दी गई है कि भैया आप किसके अंतर्गत आना चाहते हैं, है ना। मान लीजिए जिनकी सर्विस 10 साल से कम है या 10-15 साल ही है तो वो क्यों यूपीएस में जाना चाहेंगे, तो वो एनपीएस चूज़ कर सकते हैं, ये छूट दी जाएगी इसमें। जो एग्जिस्टिंग सेंट्रल गवर्नमेंट एनपीएस वाले सब्सक्राइबर हैं वो भी अपना यूपीएस में स्विच कर सकते हैं, वो भी अपना चेंज कर सकते हैं। तो बहुत ही ऑप्शनल चीज़ें रखी हैं, सुविधाजनक रखी गई हैं। स्टेट गवर्नमेंट इसको यूपीएस को ऑप्ट कर सकती है, अगर ऑप्ट करती है तो 90 लाख बेनिफिशरीज़ का फ़ायदा उठाएंगे। यानी कि स्टेट गवर्नमेंट को भी ये छूट, ये सुविधा दी गई है कि आप अपने स्टेट में, तो ये स्टेट गवर्नमेंट वाले इसको चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये वाली छूट उनको दी गई है। तो देखिए ज़्यादातर यूपी, एमपी, बिहार, है ना, महाराष्ट्र, इन सब चीज़ों में बीजेपी की गवर्नमेंट है, तो भैया स्टेट गवर्नमेंट में भी ये लागू होने वाला है। मैं यही चीज़ बताने वाला था कि स्टेट गवर्नमेंट वालों को क्या फ़ायदा मिलने वाला है। स्टेट गवर्नमेंट इसको अडॉप्ट कर सकते हैं यूपीएस को, और करते हैं तो 90 लाख बेनिफिशियरी रहने वाले हैं। और सेंट्रल गवर्नमेंट के फिलहाल 23 लाख बेनिफिशियरीज़ को यहाँ पर फ़ायदा मिलने वाला है जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी। अब ये इम्प्लीमेंट कब से होगा यूपीएस, तो ये 24 अगस्त से आ तो चुका है, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट यानी कि लागू हो जाएगी 1 अप्रैल 2025 से, ठीक है, जब से हमारा नया सेशन स्टार्ट होगा। तो ये यूपीएस, एनपीएस और ओपीएस हमने बहुत अच्छे से समझ लिया है। कोई भी डाउट फ्री भी रह जाता तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। दिस वाज राजपूत शुभम जादौन। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। यूट्यूब को फटाफट से हर जगह फॉलो कर लीजिएगा, मज़ा आया हो तो शेयर और लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।